नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में। तो हम जानेंगे ये मेडिकेशंस के बारे में डिटेल में और कवर करेंगे अलग अलग पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये मेडिकेशंस के बारे में बेसिक जानेंगे हम। फिर सेकंड हम सीखने वाले कि उसका मैन्युफैक्चर कौन है, यूज़ क्या है, डोज, उसकी प्राइस वगैरह क्या रहेगी, वर्किंग मतलब कि ये दवाई काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसकी समझेंगे, साइड इफेक्ट्स कवर करेंगे, वार्निंग्स क्या है, प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस को डिटेल में सीखेंगे अल्प्रेक्स 0.5 मेडिसिन के बारे में। तो ऐसे समझिए कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें सिर्फ व्हाट्सएप करना है या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं अल्प्रेक्स 0.5 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले उसका बेसिक हम कवर करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये मेडिकेशन का ड्रग क्लास क्या है। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं, और उसके अंदर स्पेशली ये बेंजोडाइजेपिन क्लास का एंटी एंजाइटी ड्रग है। उसके पास सेडाटिव एंड हिप्नोटिक एक्शंस भी प्रेजेंट है। और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो अल्प्राजोलम उसके अंदर प्रेजेंट है। और स्ट्रेंथ की हम बात करें तो 0.5 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन ये दवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो अल्प्रेक्स जो है वो उसका ब्रांड नेम है, और सॉल्ट कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया वो है अल्प्राजोलम। तो यहाँ पे हम उसके लेबल की स्टडी अच्छे से कर लेते हैं। तो लेबल में आप देखो कि ये जो टैबलेट का टाइप है वो है अनकोटेड टैबलेट, मतलब कि टैबलेट के ऊपर कोई भी प्रकार का कोटिंग जो है वो नहीं किया गया है। टैबलेट का कलर जो है वो येलो होगा, बिकॉज उसके अंदर सनसेट येलो करके कलर ऐड किया गया है। सॉल्ट कंटेंट इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू 0.5 मिलीग्राम है अल्प्राजोलम। स्टोरेज की हम बात करें तो 30 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे आपको उसे स्टोर करना है, और लाइट एंड मॉइस्चर से ये दवा को जो है वो प्रोटेक्ट करनी है। अब आगे जानते हैं उसके मैन्युफैक्चर के बारे। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल जो उसके मैन्युफैक्चर है, और टोरेंट फार्मा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया में अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर। आगे जानते हैं ये मेडिकेशंस के यूज के बारे में, कौन से अलग अलग यूज रहते हैं उसके। तो सबसे पहले जो एंजाइटी जो होती है उसके इलाज में यह दवा को यूज किया जाता है। तो एंजाइटी क्या है वो आप यहाँ पे सबसे पहले समझिए। तो एंजाइटी को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं चिंता होना, कि आपको चिंता होती है, घबराहट होती है, कोई डर वगैरह है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर कोई ऐसा काफी ज्यादा टेंशन है, तो उसको कम करने के लिए दवा को जो वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेकंड कंडीशन हम देखें तो फियर, यानी कि आपको डर लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं बन भी रही है या फिर नहीं बन रही, तो भी आपको जो है वो डर लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि आपको नींद नहीं आती, अनिद्रा की कंडीशन है, या फिर मेडिकल टर्म्स में हम कहें तो इनसोम्निया का प्रॉब्लम, लॉस ऑफ स्लीप की। यहाँ पे आप देखो कि 4 बजे है फिर भी इनको जो है वो नींद नहीं आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं, कि आपको नींद नहीं आती अच्छे से, रात को लेट तक जब जागते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर आगे कंडीशन हम देखें तो जो पैनिक डिसऑर्डर्स है, मतलब कि आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, फिर आप अचानक से पैनिक हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, मूड अचानक से चेंज हो जाता है, फिर अचानक से आप जो है वो हंसने लगते हैं, या फिर अचानक से आपको रोना आ जाता है, या फिर काफ़ी समय तक आप रोते रहते हैं, तो इसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। कई बार स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा आप महसूस करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को भी ये मेडिकेशन ठीक करती है। फिर काफ़ी ज़्यादा आप नर्वस हो जाते हैं या फिर सैडनेस आ जाती है लाइफ के अंदर, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को दी जाती है, कि काफ़ी जो है पेशेंट अचानक से नर्वस हो जाता है, नर्वसनेस उसके अंदर देखने को मिलती है, तो कि जिसको सिंपल हम कहते तो आप उदास हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, मूड्स चेंज हो जाने के कारण, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है ये दवाई। फिर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो वो स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर, किसी भी तरह का वो स्ट्रेस है, तो उसको भी कम करने के लिए ये दवा को जो है वो दी जाती है। एंजाइटी जो है मेन, उसी के ये सब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो उसको ये दवा जो है वो ठीक करती है। अब बात करते हैं उसके डोज के बारे में। तो उसका आइडियल जो डोज देखें तो वो रहता है 0.25 से लेकर 1 मिलीग्राम जितना दिन में 3 बार पेशेंट ले सकता है। मतलब कि आप टैबलेट के तौर पे समझे तो एक टैबलेट दिन में 2 बार या फिर 3 बार जो पेशेंट ले सकता है। और
अगर किसी को पैनिक अटैक्स आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे केसेस में 6 मिलीग्राम पर जितना डोज भी उसको दिया जाता है, पर यह होगा मैक्सिमम डोज। इससे ज़्यादा डोज जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डोज आपको कब यूज़ करना है। तो सिर्फ और सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर से किसी को तो ही उसका मैक्सिमम डोज यूज़ करने, वरना समझे कि आप नींद वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 0.25 से 1 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो इनफ रहता है। प्राइस की हम बात करें तो एक टैबलेट की जो प्राइस है अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास पड़ती है, बिकॉज जब ये पूरा ब्लिस्टर परचेस करते हैं 15 टैबलेट का तो उसकी प्राइस जो है अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास होती है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हम कह सकते हैं। फिर अब उसके वर्किंग के बारे में समझते हैं, तो ये दवाई काम कैसे करती है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, और इसमें से एक केमिकल है वो है गाबा की, जिसका पूरा नाम है गामा अमाइनो ब्यूटीरिक एसिड। तो ये जो केमिकल होता है उसका लेवल जो है वो ये मेडिकेशन जो है वो इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील होता है, कि जो आपको स्ट्रेस वगैरह था, एंजाइटी वगैरह थी, डर था, वो सब ये केमिकल की मात्रा बढ़ने के कारण जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और जो चिंता और घबराहट है वो आपकी कम हो जाती है। तो मैकेनिज्म में ये है कि ये मेडिकेशन जो क्या करते हैं कि जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनके साथ जो है वो खासकर बाइंड होती है, और वहाँ पे जो गाबा मेडिएटर साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, कि जिससे गाबा की जो इफेक्ट है वो बढ़ जाती है। डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उनसे ये हमारी मेडिकेशन जो है वो बाइंड हो जाती है, कि जो बेंजोडाइजेपिन क्लास के मेडिकेशन है, और वो क्या करती है गाबा की इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज करने में जो है वो मदद करता है, कि जिससे काफ़ी जो है वो आप रिलैक्स फील करते हैं। अब आगे बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की। तो ये मेडिकेशन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, इसलिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही उसको यूज़ करनी चाहिए, और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको जो है वो बेचा जाता है जब भी रिटेल में बेचा जाता है। तो बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रेड कलर किया गया है या फिर मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो साइड इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। जैसे कि अगर ये मेडिकेशन आपको सूट नहीं होती तो आपकी आंखें जो है वो येलो बीस हो सकती है, मतलब कि आंखों में पीलापन जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर सीजर्स आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, और कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब कि आपको चलने में दिक्कत आ सकती है, या फिर आप जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना सकते अपना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर स्किन के ऊपर सीवियर रैशेस जो है वो डेवलप हो सकते हैं अगर ये दवाई आपको सूट नहीं करती, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है इसके कारण। फिर कई बार मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन जैसा फील करते हैं, या फिर हेल्यूसिनेशंस जैसे साइड इफेक्ट्स जो वो डेवलप करती है ये दवाई। फिर कुछ माइनर साइड इफेक्ट देखें तो ड्राई माउथ जैसा फील होता है, कि जब भी ये दवाई खाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके माउथ के अंदर सलाइवा बहुत कम बन रही है, और उसके कारण आपको ड्राइनेस जैसा फील होता है। फिर कुछ केसेस में सलाइवेशन होने लगता है, मतलब कि कुछ केसेस में सलाइवा ज़्यादा बनती है, या फिर कुछ केसेस में ड्राई माउथ जैसा आप फील करते हैं। फिर ड्राउसीनेस जैसा हो सकता है, लाइट हेडेडनेस जैसा हो सकता है, डिजीनेस जैसा आप फील करते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है। फिर वेट चेंज जैसे प्रॉब्लम भी ये मेडिकेशन के कारण हो सकते हैं, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी ये दवा जो है वो कर सकती है। तो खास आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ही ये मेडिकेशन को जो है वो यूज़ करें, और कोई भी साइड इफेक्ट होती है तो तुरंत उनको कांटेक्ट करके आप दवाई जो है वो चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करने उसके वार्निंग्स की भी, कौन से कंडीशन में ये दवा को नहीं करनी। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन कि पेशेंट के अंदर जो है वो ओबेसिटी देखने को मिल रही है, या फिर पेशेंट जो है वो ओवरवेट है, कि जब हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में ये दवाई को यूज़ ना करें। सेकंड, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके लिए दवाई की वार्निंग रहती है कि ऐसे पेशेंट को यह दवा प्रिस्क्राइब ना करें। ड्रग एब्यूज़, मतलब कि ड्रग एडिक्ट जो होते हैं उनको भी ये दवा नहीं देनी चाहिए। फिर जो डिप्रेशन के जो पेशेंट है, या फिर ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये दवा नहीं दी जाती। फिर अस्थमा में भी ये वार्निंग है कि आपको अस्थमा है तो ये दवा यूज़ ना करें। लीवर प्रॉब्लम है आपको, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है आपके बॉडी के अंदर, या फिर आप टॉबैको स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों को गलती से भी ये दवा
नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान की। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी ये मेडिकेशंस की डी है, तो रिस्क रहते हैं फीटस जो डेवलप हो रहता है, तो प्रेगनेंसी में उसको कभी भी यूज ना करें। फिर आगे बात करनी है हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि कौन से कंडीशन में आप उसको यूज ना करें। तो प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है उस दौरान ये दवा को यूज ना करें। सेकंड, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में भी आप उसको यूज ना करें। अगर किसी को लीवर डिसीज है या फिर उसको किडनीज डिसीज है या फिर पेशेंट ओबेसिटी वाला है, तो उसको भी ये दवा को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, वो गलती से भी ये दवा को यूज ना करें। फिर सीओपीडी की जो पेशेंट होते हैं, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं, इन लोगों को भी ये दवा नहीं देनी चाहिए। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जिनके लंग्स जो है काफ़ी वीक हो चुके हैं, स्लीप एपनिया के पेशेंट है, या फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या फिर अल्कोहल पॉइजनिंग के पेशेंट है, उनको भी ये दवा जो है वो नहीं देनी चाहिए। अब आखिरी पॉइंट जो हमें समझना है वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। ये काफ़ी जरूरी पॉइंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज कौन सी दवाइयों के साथ इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। तो सबसे पहले आप देखो तो नेफाजोडोन करके जो ड्रग आती है उसके साथ इसको यूज ना करें। फिर सेकंड, फ्लूओक्सामाइन है, फ्लूओक्सेटिन है, मॉर्फिन है, कोडिन है और डाइहाइड्रोकोडिन जैसी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन ना करें। फिर दूसरी कुछ दवाइयाँ हम देखें तो बुप्रेनॉर्फिन करके जो दवाई आती है उसको साथ भी यूज ना करें। क्लोरफिनारेमाइन है, डाइफेनहाइड्रामाइन है, प्रोमेथाजिन है, एंटी फंगल्स दवाइयाँ हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह हैं। उसके अलावा आप देखो तो इरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक है, सिमेटिडिन या फिर रेनिटिडिन जैसी दवाइयाँ के जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर में यूज़ होने वाली जो दवाइयाँ होती है उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। फिर डिल्टीएजम है, डिजॉक्सिन है, रिटोनाविर जैसी एंटीवायरल ड्रग के साथ यूज़ ना करें। फिर जो एंटीसाइकोटिक्स जो दवाइयाँ होती है कि स्पेशली जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती है कि जिनके डोज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें, वरना साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर अल्कोहल के साथ भी यूज़ नहीं करने चाहिए, या फिर कोई भी अल्कोहलिक सिरप्स वगैरह आप ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।